वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण। इसके पहले हम पदार्थ एवं उसकी अवस्था, परमाणु की संरचना और गैसों के आचरण, ये 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा नया टॉपिक होगा तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण। अभी आप लोग जानते होंगे कि वर्तमान में तत्वों की संख्या कितना है? 118। कितना है? 118। और आज का ये लेक्चर जितना भी होगा, आज का जितना भी क्लास चलेगा, तो वो केवल थ्योरी होगा, मतलब किस वैज्ञानिक ने क्या क्या चीज कहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। और लेकिन इसके बाद नेक्स्ट जब भी इस चैप्टर का क्लास चलेगा, ठीक है, कम से कम 3 क्लास का चलेगा, नेक्स्ट 2 क्लास जब भी चलेगा तो आपको ये जो लिखे हैं इस साइड में, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, हम जो बोलेंगे एक बार आप उसको सुनिएगा, हो सके तो उसको नोट करते रहिएगा ताकि आपको नेक्स्ट टाइम इसको याद कर लीजिएगा कॉपी में। तो अब जब भी नेक्स्ट टाइम अगला क्लास का जब चलेगा तो वहां पे हम इसी का प्रयोग करेंगे। अगर ये आपको नहीं आएगा ना तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। जो हम बोलते जाएंगे साथ में लिखते रहिएगा। जैसे 1 नंबर में क्या है? हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं H हाइड्रोजन, He हीलियम, Li लिथियम, Be बेरिलियम, B बोरॉन, C कार्बन, N नाइट्रोजन, O ऑक्सीजन, F फ्लोरीन, उसके बाद Ne नियोन, Na सोडियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्युमिनियम, Si सिलिकॉन, P फास्फोरस, S सल्फर, Cl क्लोरीन, Ar 18, K पोटेशियम, Ca कैल्शियम। ये आपका 20 यहाँ से 1 से लेकर 20 तक हो गया। और इसी तरह से एस्केरियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, उसके बाद मैग्नीज, लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इस तरह से बढ़ते अब कितना लगेगा? 118 तक आएगा। अभी वर्तमान में आपको याद करना है 20 तक याद कीजिए। अभी जितना भी हम लोग का सिंपल बात आएगा इसमें तो मैक्सिमम आपके बुक में 1 से 20 तक ही रहेगा। बाकी बात जो भी रहेगा वो हमको आपको बता दिया करेंगे, इसलिए इसको कंफर्म आप याद कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कहानी पे आइए। हम बात करते हैं 1830 की। कब की? सन 1830 की। तो सन 1830 ईस्वी में केमिस्ट्री तो इस टाइम नहीं होगा, 1830 सन 1800 की बात करते हैं। सन 1800 ईस्वी की हम बात करते हैं, तो इस समय भी तो केमिस्ट्री होगा, इसमें भी केमिस्ट्री होगा। अब इस समय क्या था? टोटल एलिमेंट की संख्या इस समय टोटल एलिमेंट की संख्या था मात्र 30। कितना था? 30। अभी वर्तमान में कितना खोज हो चुका है? 118। लेकिन उस समय 1800 ईस्वी में तत्व की संख्या कितनी थी? 30। और लगभग सभी तत्व का रासायनिक गुण और भी क्या अलग अलग था, रासायनिक गुण भी अलग अलग था। लेकिन क्या है कि 30 चीज के बारे में जानकारी प्राप्त रखना, याद करना उतना मुश्किल नहीं है। जैसे अभी बोलेंगे 1 से लेकर 118 तक याद करने के लिए तो आपको टफ लग जाएगा, लेकिन 20 को 30 को नाम लिखने के लिए आपको बोलेंगे तो वो आप आसानी से याद कर लीजिएगा। तो आज उस समय 30 एलिमेंट के खोज हुआ था, टोटल 30 ही एलिमेंट खोज हुआ था। इसलिए उस टाइम पे 30 एलिमेंट के बारे में याद रखना कोई आसान, मतलब कोई भारी बात नहीं था, नॉर्मल था। तो उसका गुण अलग अलग था, फिर भी आदमी उसको याद रख लेता था, तो कोई दिक्कत नहीं होता था, उसको का मतलब याद कर लिया था। लेकिन जैसे जैसे तत्व की संख्या नया तत्व खोज होते गया, तत्व की संख्या जब बढ़ने लगा तो उसको एक एक करके याद कर पाना क्या हो गया? मुश्किल हो गया। एक करके याद कर पाना मुश्किल हो गया। तो उसके लिए क्या किया वैज्ञानिकों ने कि जितना भी नया तत्व, मतलब जितना भी तत्व था, सबके बारे में ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, मतलब सबके बारे में जानकारी प्राप्त करना स्टार्ट किया। उन्होंने इसके बाद क्या देखा कि जिसका रासायनिक गुण सेम होता था उसको अलग करके रखना स्टार्ट कर दिया। तो अलग करके जो स्टार्ट कर दिया रखना ना, उसे कहते हैं वर्गीकरण। और जिसमें स्टार्ट करके रखना स्टार्ट किया है उसे कहते हैं आवर्त। इसीलिए इसका नाम पूरा हो गया तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण क्या हुआ कि जब शुरुआत के समय में तत्व की संख्या जब कम थी तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना उतना आसान, उतना हार्ड नहीं था। लेकिन जैसे जैसे तत्व की खोज होते गया तो वैज्ञानिकों को उसके तत्व के बारे में जानकारी रख पाना मुश्किल होने लगा। तो वैज्ञानिकों ने अपनी आसानी के लिए, अपनी सहूलता के लिए, आसानी के लिए तत्वों के रासायनिक गुण वाले सभी तत्व को अलग अलग करके आवर्त में सजा दिया, एक ताल में सजा दिया। तो उसी को कहते हैं आवर्त वर्गीकरण। तो समय समय पर वैज्ञानिक आएगा और अपना अपना नियम देते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझिए, आप एक मान लीजिए बिजनेस करते हैं, आप एक दुकान चलाते हैं, ठीक है।
तो आप दुकान में अगर चलाते हैं तो आप अपने शॉप में देखिएगा, या फिर कभी कभी दुकान गए होंगे आप लोग, तो दुकान में आप लोग देखिएगा कि जब आप साबुन खरीदने के लिए जाते हैं तो साबुन का खटाल अलग होता है। बिस्किट खरीदने जाइएगा तो बिस्किट का खटाल अलग होता है। चॉकलेट खरीदिएगा तो वो एक अलग डब्बा में रखा रहता है। मैंने आप जो भी चीज खरीदने के लिए जा रहे हैं उसको अलग अलग कैटेगरी में रखा है, तुरंत दुकान वाला निकाल के दे देगा। सपोज कीजिए सबको मिक्स कर देगा, ठीक है, उसके पास जितना भी सामान है सभी सामान को गोदाम में जाके मिक्स कर दिया, सबको मिक्स कर दिया। और उसके बाद आप गए, आप बोले बिस्किट दीजिए, और उसको खोजने में टाइम लगेगा, खोजेगा कि बिस्किट किधर है, बिस्किट किधर है, बिस्किट किधर है। होता है कि नहीं होता है? आप जाइए मेडिकल जाइए, मेडिकल में जाइएगा, कहिएगा सर दर्द का टैबलेट दीजिए, तो आपको तुरंत निकाल के दिखा देगा, सर दर्द वाला इधर रखे हैं, निकाल के दे देगा। आप बोलिएगा पैर दर्द का टैबलेट दीजिए तो पैर दर्द का दे देगा। अब बोलिए किडनी दर्द का दे दीजिए तो किडनी दर्द का आपको दे देगा, है ना। तो जिस दर्द का टैबलेट आप मांगिएगा उस दर्द का टैबलेट दुकान मतलब मेडिकल वाले डॉक्टर होते हैं वो आपको दे देंगे, ठीक है। इसका मतलब वो भी अपने दवाई का वर्गीकरण करके रखा है कि किसका कहाँ कहाँ है। दर्द वाला अलग रहेगा, चोट वाला अलग रहेगा, सुई अलग रहेगा, तो हर चीज एक कैटेगरी करके रखे हैं। तो जब डॉक्टर अपना कैटेगरी कर सकते हैं, दुकान वाला इतना मतलब अपना वर्गीकरण कर सकते हैं, क्या केमिस्ट्री वाला नहीं कर सकता है? कर सकता है ना। तो यही सब वैज्ञानिकों ने सोचा कि हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। तो वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत के हिसाब से, अपने अपने थ्योरी के हिसाब से आवर्ती वर्गीकरण का नियम दिया, ठीक है। जिसमें पहला वैज्ञानिक आएंगे डोबेरानियन त्रिक। डोबेरानियन पूरा नाम क्या है? डोबेरानियन नाम है, और इसका जो नियम है, इसका नियम कहलाया त्रिक। इस नियम को कहते हैं डोबेरानियन का त्रिक नियम, डोबेरानियन का त्रिक नियम। तो पहला वैज्ञानिक कौन आया? डोबेरानियन साहब। इन्होंने क्या नियम दिया उसको समझिएगा। इन्होंने कहा इसके समय में तत्व की संख्या बहुत कम थी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने देखा जितना भी तत्व था ये ऑब्जर्व करेगा तत्व को, तत्व के गुण के बारे में ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। तो जब तत्व के गुण के बारे में ऑब्जर्व किया, इन्होंने क्या देखा कि 3 त्रिक दिया। त्रिक मतलब इन्होंने 3 एलिमेंट लिया। कितने एलिमेंट? 3 एलिमेंट, 3 तत्व। एलिमेंट का मतलब तत्व। तत्व की संख्या कितना है? 118। ये जो लिखा हुआ है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये सब ऊपर से लिखा हुआ है, यह तत्व है। इसकी संख्या वर्तमान में 118 है। उस समय जिस समय डोबेरानियन साहब 1800 में कितना था? 30। टोटल एलिमेंट कितना था? 30। तो डोबेरानियन साहब आएंगे होंगे तो बहुत 40-45 के आसपास हुआ होगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कुछ एलिमेंट जो थे उसका 3 एलिमेंट ऐसे लिए जिसका गुण सेम था, जिसका गुण सेम था, क्वालिटी सेम था। कितना एलिमेंट? 3 ऐसे एलिमेंट को उठाया जिसका क्वालिटी सेम था। ऐसा ऐसा 3 एलिमेंट को उठाया ना, इसीलिए इसके नियम को बोलते हैं त्रिक नियम। क्या कहते हैं? त्रिक नियम। त्रिक इसलिए बोलते हैं, त्रिक मतलब 3 एलिमेंट को उठाया। कितना एलिमेंट? 3 एलिमेंट। 3 ऐसे एलिमेंट को इकट्ठा किया जिसका क्वालिटी सेम था, रासायनिक गुण सेम था। इन्होंने 3 त्रिक दिए। अगर आपको पूछेगा डोबेरानियन ने कितने त्रिक दिए, तो 3। कितने दिए? 3। डोबेरानियन कितने त्रिक? 3 त्रिक। मतलब टोटल एलिमेंट में से मात्र 9 एलिमेंट के बारे में ही बताया। तो 9 एलिमेंट मतलब कितना त्रिक? 3 त्रिक। 1 गो में 3 तो 3 गो में 9। 3 गो में त्रिक में क्या कहा कि 3 एलिमेंट जिसका इसका गुण मिल रहा था। 3 एलिमेंट का क्या था देखिएगा, पहले लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। इन्होंने क्या देखा कि लिथियम का, सोडियम का और पोटेशियम का तीनों गुण मिलता है, तीनों गुण मिलता है। तो इसको एक अलग कर दिया, यही हुआ इसका त्रिक। क्या हुआ? त्रिक। और उसके बाद क्या कहा, उसके बाद नेक्स्ट फिर देखा, इन्होंने देखा कैल्शियम का, किसका? कैल्शियम का, एस्ट्रांसियम का और बेरियम का। कैल्शियम का, एस्ट्रांसियम का और बेरियम का। इन्होंने देखा इसका भी गुण मिल रहा है। इन्होंने क्या देखा? इसका भी गुण मिल रहा है। 3 त्रिक दिया था, इसमें एक त्रिक ये हुआ, दूसरा त्रिक ये हुआ, एक त्रिक और दिया था। एक त्रिक, नेक्स्ट त्रिक क्या है, इन्होंने क्या लिया? क्लोरीन लिया, ब्रोमीन लिया और आयोडीन लिया। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 3 त्रिक लिया। यही 3 इतने एलिमेंट के बारे में डोबेरानियन सिर्फ इतना ही एलिमेंट के बारे में बोले हैं। लेकिन सबसे पहले अलग करके, इकट्ठा करके, गुण को इकट्ठा करके वर्गीकरण करने का काम किसने किया? डोबेरानियन को। भले इसका फ्लॉप कर गया, भले इसका फिल्म फ्लॉप कर गया, लेकिन फिल्म निकाला पहले कौन? डोबेरानियन।
चाहे फ्लॉपे कर जाए, फ्लॉप कर गया नहीं चल रहा है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं मोस्ले का, इसका फ्लॉप कर गया, नहीं चला इसका। इन्होंने तीन तरीक दिया, और तरीक के बारे में क्या नियम दिया, इन्होंने कहा कि अगर इस तीनों तरीक को, लिथियम को, सोडियम को और पोटेशियम को, इसके द्रव्यमान के आरोही क्रम में लिख दें। आरोही माने बढ़ते क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम। लिथियम को पोटेशियम को और लिथियम को, सोडियम को, पोटेशियम को, तीनों को उसके द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, ये द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में ही लिखा गया है। लिथियम का द्रव्यमान होता है 6.9 लगभग 7, और सोडियम का होता है 23, और पोटेशियम का होता है 39। कितना होता है? 39। देखिए इसके बढ़ते क्रम में सबसे छोटा ई, फिर ये। इन्होंने क्या कहा कि जब इसको बढ़ते क्रम में लिखिएगा ना, तो फर्स्ट और लास्ट इसका जो औसत निकलेगा, औसत समझते हैं ना, औसत का मतलब होता है कि जिसका भी औसत बोलेगा उस सबको जोड़ दीजिए और जितनी संख्या है उससे भाग दे दीजिए। जैसे हम बोलेंगे 1, 2, 3 का औसत कितना होगा, तो आप 1 + 2 + 3 कर दीजिए, और कितनी संख्या है 1, 2, 3 से इसमें भाग दे दीजिए। 3, 2, 5, 1, 6/3 कितना हो गया 2। इसका औसत कितना निकलेगा 2। औसत मतलब होता है जिसका औसत आपको पूछेगा उस सब को जोड़ दीजिए, उसके बाद जितना संख्या है उससे भाग दे दीजिए, वही उसका औसत होता है। अब यहाँ पे आइए, लिथियम और पोटेशियम क्या कहा, पहला और तीसरा, फर्स्ट और लास्ट, मैंने पहला और तीसरा दोनों का औसत 7 और 39 का औसत, 7 और 39 का औसत। औसत निकालने के लिए क्या बोले हैं, जो संख्या है उसको जोड़ दीजिए और जितना संख्या है उससे भाग दीजिए। देखिए क्या संख्या है, वो 7 है, 39 है, कितना संख्या हुआ 2, तो 2 से इसमें भाग दीजिए तो कितना आएगा 46/2, कितना आया, ये आ गया आपका 23। कितना आया 23। अब देखिए इसको क्या देखा, इन्होंने देखा कि पहला और लास्ट मतलब तीसरा का जब औसत निकालते हैं ये दूसरा के औसत के बराबर आता है, बीच वाले के औसत के बराबर होता है। यही नियम दिया था, यही है डोबेरेनियर त्रिक का नियम। डोबेरेनियर त्रिक का नियम क्या हुआ कि त्रिक एलिमेंट को उसके द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में लिखने पर पहला और तीसरा का औसत दूसरे एलिमेंट के द्रव्यमान के बराबर होता है। यही बात किसने कहा, डोबेरेनियर ने, इसलिए इसको कहते हैं डोबेरेनियर का त्रिक नियम। और ऐसा है कितने त्रिक दिए, मात्र 3, जिसमें एक ये है, एक ये है, एक ये है। यहाँ भी देखेंगे क्लोरीन और आयोडीन का औसत निकलेगा, ब्रोमीन के बराबर होगा। यहाँ कैल्शियम और बेरियम का औसत देखेंगे, एस्ट्राक्सियम के बराबर होगा। तो यही नियम किसने दिया, डोबेरेनियर ने, इसीलिए इसको कहते हैं डोबेरेनियर का त्रिक नियम। समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत वाली बात है तो बोल सकते हैं, बोल क्या सकते हैं आप, कमेंट कर सकते हैं। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, अगले वीडियो में इसको हम क्लियर कर देंगे। पहले नंबर बात, आप कमेंट करते नहीं हो। हम देखे पिछला वीडियो में भी यही बोले थे कि अगर समझ में आ जाएगा तो कमेंट कर दीजिएगा समझ में आ गया, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं किए हैं, जिसका मतलब आपको लगता है समझ में नहीं आया। थोड़ा कमेंट करते हैं तो लगता है कि नहीं आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, मिटा लें इसको। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो गया डोबेरेनियर का त्रिक नियम। ठीक है, नेक्स्ट अगला वैज्ञानिक आएगा, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, न्यूलैंड। वैज्ञानिक का नाम क्या है, न्यूलैंड साहब। हाँ, अब अगला वैज्ञानिक आएंगे, उस वैज्ञानिक का नाम है न्यूलैंड। क्या नाम है, न्यूलैंड। देखिए अब वैज्ञानिक का नाम है न्यूलैंड। वैज्ञानिक का नाम क्या है, न्यूलैंड। ठीक है, ये वैज्ञानिक का नाम है न्यूलैंड। लैंड माने भूमि, न्यू माने नया, नया जमीन, ऐसा कुछ नहीं है। ये वैज्ञानिक का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है न्यूलैंड। क्या नाम है, न्यूलैंड। इन्होंने जो नियम दिया इसके नियम को कहते हैं अष्टक नियम। क्या कहते हैं, अष्टक नियम। अगर हम आपको बोले कि अष्टक नियम किसने दिया, तो न्यूलैंड ने। त्रिक नियम किसने दिया, तो डोबेरेनियर ने। अष्टक नियम किसने दिया, न्यूलैंड ने। इन्होंने क्या कहा, सुनिए, इन्होंने कहा अगर सभी इसका, एक बात और समझ लीजिए, इसके समय में, न्यूलैंड भाई साहब के समय में कुल तत्व की संख्या थी 56। कितनी थी, 56। ये एग्जाम में पूछ लेता है, याद रखिएगा। न्यूलैंड के अष्टक नियम के समय, न्यूलैंड ने जब आवर्त सारणी का नियम दिया उस समय तत्व की संख्या कितनी थी, 56। कितनी थी, 56। इन्होंने क्या कहा
यदि इस सभी तत्व को उसके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजा दिया जाए बढ़ते क्रम में। किस क्रम में? बढ़ते क्रम में। मैंने जिसका द्रव्यमान कम होगा उसको पहले लिखिए, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसको बाद में लिखिए। द्रव्यमान मैंने समझ रहे हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जिसका द्रव्यमान कम होगा उसको पहले लिखना है, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसको बाद में लिखना है। जब आप इसको द्रव्यमान के हिसाब से लिखिएगा ना, तो पहला वाला का गुण, पहला वाला तत्व का गुण आपको आठवां तत्व के गुण से मिल जाएगा। पहला गुण किससे मिलेगा? आठवां से। इसीलिए इसको कहते हैं अष्टक का नियम। तभी आपको समझ में नहीं आया होगा, समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, अभी हम लिखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इन्होंने क्या किया, जितना तत्व था सबको सजाया। क्या किया? सजाया। इन्होंने सबसे पहले लिखा हाइड्रोजन, उसके बाद लिखा लिथियम। अभी आपके दिमाग में आया होगा कि सर हाइड्रोजन के बाद हीलियम होता है, लेकिन ये तो लिख रहा है लिथियम। बकलोल था क्या? ऐसा कुछ नहीं है, बहुत होशियार था। अब इसका गलती नहीं है, गलती किसका इसलिए नहीं है कि उस समय भाई मेरे अक्रिय गैस की खोज ही नहीं हुआ था, निष्क्रिय गैस का खोज ही नहीं हुआ था। जिस समय न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया उस समय निष्क्रिय गैस का खोज ही नहीं हुआ था। और हीलियम एक निष्क्रिय गैस है, आर्गन एक निष्क्रिय गैस है, नियोन एक निष्क्रिय गैस है। इसके लिए जब इसका आवर्त सारणी आएगा, बनाएंगे इसका न्यूलैंड का आवर्त सारणी जो अभी बना रहे हैं, इसमें कोई भी प्रकार का अक्रिय गैस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस समय खोज ही नहीं हुआ था। माइक जल रहा है? ओके, जल रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है। चलिए, तो हाइड्रोजन, हीलियम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? समझ में आ गए। नेक्स्ट अगला लिथियम, नेक्स्ट बेरिलियम, नेक्स्ट बोरॉन, उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। देखिए 7 हो गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। अब कहता है कि 7 के बाद जो 8वां आएगा ना, जो 8वां आएगा वो इसके गुण के बराबर होगा। तो इसके बाद आएगा आपको फ्लोरीन। क्या आएगा? फ्लोरीन। तो देखिए हाइड्रोजन का गुण बोला फ्लोरीन से मिलेगा। अब इस फ्लोरीन के बाद अब बोलोगे नियोन, तो नियोन नहीं आएगा क्योंकि अक्रिय गैस का खोज ही नहीं हुआ था। उसके बाद आपको आएगा सोडियम। क्या आएगा? सोडियम। सोडियम के बाद मैग्नीशियम, उसके बाद अल्युमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद सल्फर, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद आर्गन। आर्गन नहीं आएगा क्योंकि अक्रिय गैस है। उसके बाद आएगा पोटाशियम, उसके बाद आएगा कैल्शियम। तो 20 तक आपको याद करने के लिए बोलो, देखिए 20 तक हम सजा देंगे। टोटल एलिमेंट उस समय था कितना? 56। अब इन्होंने क्या कहा कि जहां से उठाना है आप वहां से उठाइए, उसके बाद जो 8वां तत्व होगा ना उसका गुण सेम होगा। आप उठाइए, मान लीजिए हम यहां से उठाते हैं, यहां से गिनना स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे बढ़िए क्या? फिर से गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा यही तो ना, ये 8वां उसको भी लेना है, इसको भी गिनना है भाई, इसको भी गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। कहाँ मिला? अल्युमिनियम। तो इसका गुण अल्युमिनियम के गुण से मिलेगा। इसका गुण किसी का नहीं, जैसे लिथियम हुआ, यहां से गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8। लिथियम का गुण सोडियम से मिलेगा। अब सोडियम से गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8। सोडियम का गुण पोटासियम से मिलेगा। ये बात किसने कहा? यह बात कहा न्यूलैंड ने। न्यूलैंड ने कहा कि अगर उसको द्रव्यमान के आधार पर सजा देंगे, सजाने के बाद जिस भी तत्व से स्टार्ट करना है कर दीजिए, उसके बाद जो 8वां तत्व मिलेगा ना उसका गुण उस तत्व के गुण के जैसा होगा। तो देखिए लगभग यहाँ पर मिल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है इसके आगे, इसके आगे 20 के आगे जब बढ़िएगा ना तो उसके बाद इस नियम का पालन नहीं होता है। 20 के बाद आगे बढ़िएगा तो अष्टक नियम का पालन नहीं होता है। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम का पालन कहां तक होता है? केवल 20 तक ही होता है। क्लियर? किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। 20 के बाद ये नियम पालन इसमें होता ही नहीं है। तो बताइए ये फिल्म हिट होगा कि फ्लॉप होगा? तो ये फिल्म भी फ्लॉप हो गया, ये फिल्म भी फ्लॉप हो गया। लाइट कट गया है, अब आप एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। कहा न्यूलैंड ने, इन्होंने क्या कहा, जैसे इसका गुण 8वां गुण से मिलता है ना, तो इसलिए उसका कहा अष्टक नियम। क्या कहा? अष्टक नियम। इन्होंने कहा कैसा गुण इसलिए मिलता है जैसे संगीत की तरह। किसकी तरह? इसका गुण जैसे संगीत में, संगीत का जब आप लगाइएगा,
संगीत में होता है सा रे ग म प धा नी सा, ऐसे होता है सा रे ग म प धा नी सा। अब इन्होंने क्या कहा, जैसे संगीत में पहला स्वर आठवां स्वर के जैसा होता है, सेम उसी प्रकार पहला एलिमेंट का गुण आठवां एलिमेंट के गुण के जैसा होता है। इसीलिए इस नियम को कहते हैं अष्टक का नियम। क्या कहते हैं? अष्टक का नियम। तो अष्टक का नियम किसने दिया? न्यूलैंड ने। अष्टक का नियम के समय कितने एलिमेंट थे? 56। अष्टक का नियम जो है वो हिट हुआ या फ्लॉप हुआ? फ्लॉप हो गया। अष्टक का नियम में क्या होता है कि तत्वों के उसके द्रव्यमान के आधार पर सजा देते हैं। सजाने के बाद पहला एलिमेंट आठवां एलिमेंट के गुण के जैसा होता है। इसी को कहते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। किसी को दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि समझ में आ रहा है। अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हम जो वीडियो डालेंगे वो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको वीडियो रेगुलर मिलते रहेगा। बिहार पुलिस की कंप्लीटली तैयारी आपको यहाँ पे कराई जाएगी। ओके, नेक्स्ट अगला। इसके बाद जब सब हो रहा था तो सबका फिल्म फ्लॉप हो रहा था, तो एक नया वैज्ञानिक फिर आएगा, इसमें एंट्री लेगा, और इस वैज्ञानिक का नाम है मेंडलीफ। क्या नाम है? मेंडलीफ। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिएगा, थोड़ा सा एक चीज और समझ लीजिएगा। न्यूलैंड साहब ने थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट में कुछ ज्यादा ही बोल दिए थे। न्यूलैंड का अष्टक नियम, जो अष्टक नियम देते, उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ ज्यादा ही बोल दिए थे। उन्होंने क्या कहे थे कि अब एलिमेंट नया खोज नहीं होगा, जितना हो गया है जो हो गया है, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी पर मात्र 56 ही एलिमेंट, उससे ज्यादा एलिमेंट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 56 के बाद नया नया एलिमेंट का खोज हुआ है। वर्तमान में 118 है, और अधिक होते रहेगा, और अधिक खोज होते रहेगा। तो एलिमेंट का कोई अंत नहीं है, सिर्फ है कि जानकारी अभी इतने को मिला है, इसीलिए 118 पढ़ रहे हैं। जरूरी नहीं 118, करोड़ों एलिमेंट होगा, अरबों एलिमेंट होगा, ठीक है। लेकिन न्यूलैंड साहब ओवर कॉन्फिडेंट में क्या बोल दिए कि अब एलिमेंट नया खोज नहीं होगा, 56 एलिमेंट है, जो हम बोल दिए ऐसा, लेकिन नहीं हुआ। बाद में खोज हुआ और इसका नियम क्या हो गया? चलो, अब नया वैज्ञानिक आएंगे, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? वैज्ञानिक का नाम है मेंडलीफ। क्या नाम है? मेंडलीफ। क्या नाम है? मेंडलीफ। अब आएगा मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। मेंडलीफ की आवर्त सारणी। अब मेंडलीफ ने क्या कहा कि तुम सब लोग का नियम फ्लॉप हो रहा है, अब हम नया नियम देंगे, अब हम नया नियम देंगे। तो इन्होंने क्या कहा, और हाँ एक बार इसके समय में, इसके मेंडलीफ के समय में तब तो अब हो गया है 63। कितना हो गया है? 63। देखिए, न्यूलैंड से आज तक आते आते 7 एलिमेंट का खोज हो गया। न्यूलैंड साहब के पास 56, इसके पास हो गया 63। इन्होंने क्या कहा, हम नया तरीका से खोजेंगे। इन्होंने क्या किया, जितना भी एलिमेंट था सबका रासायनिक गुण एक बोर्ड पे, एक कार्ड बोर्ड पे, एक बोर्ड पे, इसे बोर्ड पे लिख के दीवार में चिपका दिया, पूरे दीवार में चिपका दिया। कितना? 63। जितना एलिमेंट था उसके पास सब चिपका दिया बोर्ड पर। और सबको चिपकाने के बाद उन्होंने क्या किया कि देखा जिसका जिसका गुण मिल रहा था उस सबको एक साथ रख दिया। जिसका जिसका गुण मिल रहा था उस सबको एक साथ रख दिया। एक साथ रखने के बाद उन्होंने क्या देखा, एक साथ रखने के बाद देखा कि जिसका परमाणु द्रव्यमान कम होता था, जिसका परमाणु द्रव्यमान कम होता था वो पहले आता था, जिसका परमाणु द्रव्यमान ज्यादा होता था उसके बाद आता था। और ऐसे करने के बाद जिसका जिसका गुण एक साथ मिल गया उसको एक साथ रख दिया, जिसका जिसका गुण एक साथ नहीं मिला उसको अलग अलग रख दिया। मतलब जिसका जिसका गुण मिल रहा था, जितना एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन के जैसा इतना गुण है, हाइड्रोजन का जो गुण है उसी के जैसा इतना एलिमेंट है, उसको एक साथ रख देगा। उसका हीलियम के जैसा इतना गुण है, सबको एक साथ। लिथियम के साथ जो गुण मिलेगा उसको एक साथ, बेरिलियम के साथ जो गुण मिलेगा उसको एक साथ। ऐसे करके उन्होंने सजा दिया। और मजे की बात यह है, इन्होंने जो सजाया था 63 एलिमेंट को, उसको परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया। परमाणु द्रव्यमान का आधार पर सजाने का मतलब ये हुआ, इन्होंने क्या कहा
तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। ये बात आपके इससे बाहर निकल गया होगा, लेकिन हम आपको इसके अंदर डालते हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जितना भी तत्व है उसका रासायनिक गुण उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। साफ साफ भाषा में किसके पर निर्भर करता है? उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो अगर क्वेश्चन यहाँ पे पहला यही बनता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस आधार पर थी, परमाणु संख्या के आधार पर या परमाणु द्रव्यमान के आधार पर? तो आपका आंसर होना चाहिए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। और मेंडलीव का आवर्त सारणी सबसे अच्छा था उस समय का, इसीलिए आवर्त सारणी का पिता जो कहलाता है मेंडलीव कहलाता है। डुवरेनियर साहब 3 ट्रिक दे के गायब हो गए हैं, न्यूलैंड साहब 20 में अटक गए हैं, और मेंडलीव साहब उस समय अपना एलिमेंट था सबके बारे में बता दिए। इसीलिए इसको सबसे पहले इसका हिट क्या हो गया? हिट हो गया। ठीक है, इसीलिए इसको हम आवर्त सारणी का पिता कहते हैं। तो आवर्त सारणी का पिता किसको कहते हैं? मेंडलीव को। किसको कहते हैं? मेंडलीव को। क्लियर? हाँ, वीडियो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आवर्त सारणी का पिता किसे कहते हैं? मेंडलीव को। ठीक है, नेक्स्ट समझिए। इन्होंने क्या किया, जितना भी एलिमेंट था जिसका द्रव्यमान कम था उसको पहले लिखा, उसके बाद हाइड्रोजन के बाद क्या लिखेगा? हीलियम नहीं। इस बेचारे मेंडलीव के समय में भी अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था। तो कुल मिला के इसके समय में भी हीलियम नहीं आएगा, हीलियम नहीं आएगा, लिथियम आएगा, उसके बाद बेरिलियम आएगा, बोरोन आएगा, कार्बन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, फ्लोरीन आएगा, नियोन नहीं आएगा, नियोन नहीं आएगा। इस तरह से इन्होंने सबको लिख दिया। सबको लिखने के बाद जिसका इसका गुण एक जैसा था उसको एक साथ लिख दिया, जिसका इसका गुण एक जैसा हाइड्रोजन के साथ इसका गुण था उसको एक साथ, लिथियम के साथ इसका गुण था एक साथ, बेरिलियम गुण जिसका था एक साथ, बोरॉन का गुण जिसका एक साथ था उसको एक साथ लिख दिया। मतलब कुल मिला के इन्होंने ये क्या कर दिया कि जिसका जिसका गुण एक साथ था उसको एक साथ लिख दिया। एक साथ लिखने के बाद देखा कि ये तो इसके द्रव्यमान के हिसाब से सज जाएगा, द्रव्यमान के हिसाब से सजा सकते हैं इसको। मतलब जिसका द्रव्यमान कम है उसको पहले लिखेंगे, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसको बाद में लिखेंगे। क्लियर? लाइट आ गया है, थोड़ा सा फोकस कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तभी पूरा आपको ब्लैंक दिखेगा। हाँ, ये आपका फोकस हो गया। ठीक है, हाँ, ओके, क्लियर। इन्होंने क्या कहा, द्रव्यमान आधार प्रसार दिया, सबको अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब इन्होंने कुछ भविष्यवाणी किया, कुछ भविष्यवाणी किया। भविष्यवाणी क्या कहा, न्यूलैंड साहब क्या कहते थे, आपको एलिमेंट का खोज नहीं होगा। ये गलती मेंडलीव साहब नहीं दोहराए। न्यूलैंड साहब कहते खोज नहीं होगा। इन्होंने क्या कहा कि कुछ तत्व ऐसे हैं जिसका खोज फ्यूचर में होगा, और उसके लिए खाली जगह छोड़ दिया था। मैंने पूरा घर बना लिया, और घर बनाने पर सबको रूम पर लगा दिया। 63 आदमी था, सबको रूम पर लगा दिया, लेकिन 63 घर नहीं बनाया। एक घर 63 से ज्यादा बनाया कि फ्यूचर में और कोई आदमी रूम लेने के लिए आएगा, और उसको बता दिया कि अगला जो भी आदमी आएगा वो इसी रूम का चाबी मांगेगा हमसे। और हुआ भी बिल्कुल वही। 3 एलिमेंट का जगह ही छोड़ दिए थे, 3 एलिमेंट का जगह ही छोड़ दिए थे। जिसके लिए जगह छोड़ दिए थे ना, तो ये था बोरॉन के नीचे, किसके नीचे? बोरॉन के नीचे। किसके नीचे? बोरॉन के नीचे जगह छोड़ दिया, और बोला फ्यूचर में बोरॉन के गुण जैसा ही एक एलिमेंट आएगा, खोज होगा। और तब तक, अब इसका खोज नहीं हुआ तब तक इसका नाम रखा था एका बोरॉन। क्या रखा था? एका बोरॉन। अभी खोज नहीं हुआ था, लेकिन ये घर उसके लिए बना दिया था। फ्यूचर में ऐसा एलिमेंट आएगा जिसका गुण इसके जैसा मिलेगा। जब उसका नाम बाद में खोज होगा तो इसके जगह पर उसका नाम बदला जाएगा। अभी वर्तमान में उसका नाम यहाँ पे अलग लिख के छोड़ दिया, एका बोरॉन। समझ में आया? नहीं समझोगे? कहने का मतलब इन्होंने क्या कहा कि बोरॉन के जैसा ही एक एलिमेंट का खोज बाद में होगा, बाद में होगा। इसीलिए इस जगह को लिए इस जगह पर किसी और एलिमेंट को नहीं रखा। कहा बाद में इसका खोज यहाँ पे नया एलिमेंट आएगा, नया एलिमेंट आएगा। अब नया एलिमेंट का खोज होगा तब उसका नाम होगा। यहाँ पे नाम नहीं था उस टाइम, एलिमेंट नहीं था, नाम कहाँ से होगा, है ना? तो इसके लिए क्या कहा इसको, इसी के नाम पर इसका नाम रख दिया, तो इसको रख दिया एका बोरॉन। नेक्स्ट और था आपका एल्युमिनियम।
बोला एल्युमिनियम के जैसा ही एक नया एलिमेंट बाद में आएगा। नेक्स्ट क्या है, एल्युमिनियम। बोला एल्युमिनियम के जैसा ही एक नया एलिमेंट आएगा, तब तक इसका नाम क्या रखेंगे, एका एल्युमिनियम, एका एल्युमिनियम। नेक्स्ट आएगा सिलिकॉन। बोला सिलिकॉन के जैसा ही एक नया एलिमेंट बाद में आएगा, इसका नाम रखा एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन। और गजब की बात ये हो गया कि बाद में एलिमेंट आया भी, बाद में एलिमेंट आया भी। बाद में जो एलिमेंट आया उसमें जो बोरोन था, इसके यहाँ पर जो एलिमेंट आया वो था स्केडियम। क्या था, स्केडियम। और एका एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के नीचे में जो देखा था उसके जगह भी एलिमेंट आया और इसका नाम था गैलियम। क्या था, गैलियम। और सिलिकॉन के नीचे भी एक एलिमेंट आया, उसका नाम था जर्मेनियम। जब इन्होंने एलिमेंट अपने आवर्त सारणी को सजाया था, उस समय जिस समय ये अपने आवर्त सारणी को सजाया था, उस समय ये तीनों एलिमेंट नहीं थे, तीनों एलिमेंट का खोज नहीं हुआ था। लेकिन बोला था कि इस तीनों एलिमेंट का खोज होगा, खोज होगा, और खोज हुआ। यही सबसे इसकी बड़ी उपलब्धि है, यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट अगला समझिए, इन्होंने क्या किया, कुछ कुछ कंप्रोमाइज भी किया अपने रूल से, कुछ कुछ कंप्रोमाइज भी किया। इन्होंने क्या कर देखा कि कुछ तत्व तो ऐसे होते हैं जैसे निकेल और कोबाल्ट, निकेल और कोबाल्ट, निकेल और कोबाल्ट। इन्होंने क्या देखा, कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान कम है, परमाणु द्रव्यमान कम था, निकेल का ज्यादा था, निकेल का ज्यादा था। अब इसका रूल कहता है कि जिसका द्रव्यमान कम है पहले उसको लिखिए, अब बाद में जिसका ज्यादा है उसको लिखिए। तो इन्होंने यहाँ पे अपने रूल के साथ थोड़ा सा समझौता किया। इन्होंने कहा कोई नहीं, हम थोड़ा सा यहाँ पे समझौता कर लेते हैं। इन्होंने पहले कोबाल्ट को लिख दिया, क्योंकि इसके ऊपर वाला एलिमेंट जो था ना, उसका गुण कोबाल्ट से मिल रहा था, ना कि निकेल से, इसीलिए पहले कोबाल्ट को लिख दिया, उसके बाद किसको लिखा, निकेल। क्लियर। पहले किसको लिखा, नहीं सर, निकेल को, बाद में किसको लिखा, कोबाल्ट को। देखिए निकेल का एलिमेंट था ज्यादा, सॉरी कम, थोड़ा सा गर्मी हो ज्यादा है ना, इसलिए अजीब लग रहा है। फैन उन सब कुछ बंद करके पढ़ना पड़ता है ना आपको। देखिए निकेल का द्रव्यमान था कम, ज्यादा, ठीक तो था, निकेल का था ज्यादा और कोबाल्ट का था कम। तो रूल के हिसाब से पहले आना चाहिए कोबाल्ट, बाद में आना चाहिए निकेल। रूल के साथ, रूल तो इसका यही है कि जिसका द्रव्यमान कम है पहले उसको लिखिए। लेकिन इन्होंने कंप्रोमाइज किया अपने रूल से, इन्होंने कोबाल्ट को ही पहले रख दिया, सॉरी निकेल को ही पहले रख दिया, कोबाल्ट को बाद में रखा, कोबाल्ट को बाद। रूल के हिसाब से इसका ज्यादा है तो इसको होना चाहिए बाद में, लेकिन गुण के हिसाब से इन्होंने देखा कि निकेले पहले है, तो इसलिए पहले निकेले को रख दिया, निकेले या गुण इसको प्लस मिल रहा था इसलिए इसको वहीं पे रख दिया। तो ये थोड़ा सा अपने गुण के साथ कंप्रोमाइज भी किए थे। क्लियर। निकेल और कोबाल्ट में, निकेल और कोबाल्ट में। क्लियर। नेक्स्ट अगला टॉपिक समझिएगा। इन्होंने क्या कहा, अपने जो पीरियोडिक टेबल बनाया, उस पीरियोडिक टेबल में जो इसका क्षैतिज कतार था, ये वाला कतार, क्षैतिज कतार, इसको कहा आवर्त। क्या कहा, आवर्त। और इसका जो ऊर्ध्वाधर ये था ऊपर से नीचे तक, इसको कहा वर्ग। क्या कहा, वर्ग। तो ऊर्ध्वाधर कतार को कहा वर्ग और क्षैतिज कतार को कहा आवर्त, क्षैतिज कतार को आवर्त। तो जो इसकी वर्ग की संख्या थी, जो इसकी वर्ग की संख्या थी वो थी 8। कितने थी, 8। ठीक है। जो आवर्त की संख्या थी वो थी 6। वो कितने थे, 6। अब आपको कंफ्यूज होगा, ओरिजिनल में वो 6 नहीं था। देखिए आपको दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 और ये रहा आपका 6। ठीक है। इन्होंने क्या कहा, एक में एक वर्ग रखा, 2 में 2 को, 3 में 3 को, लेकिन चौथा वर्ग जो आया उसको 2 भाग में बांट दिया, पांचवा जो आया उसको भी 2 भाग में बांट दिया, जो छठा था उसको भी 2 भाग में बांट दिया। ठीक है। अब देखिए इसके पास क्या वर्ग हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसीलिए आपको बुक में मिलेगा कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी थी, 9, लेकिन ओरिजिनल में अंक गिनिएगा तो 6 होगा।
लेकिन 4 वाला जो था उसको 2 भाग में बांट दिया, एगो ए एगो बी। फिर 5 को भी 2 भाग में बांटा, एगो ए एगो बी, एगो ए एगो बी, मैंने प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी। तो मैंने 2 को ये 2 को ये 2 को ये 6 हो गया, 7 8 9, इसीलिए आपको मिलेगा आवर्त की संख्या 9, आवर्त की संख्या 9। नेक्स्ट आइएगा इसमें, तो यहाँ आपको मिलेगा, यहाँ से इधर आइएगा, ये आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7, एक और मिलेगा 8, कितना मिलेगा 8। और सब में 2 2 को, इसमें भी 2 एक ए एक बी, इसमें भी 2 एक ए बी, इसमें भी 2 एक ए बी, और इसमें भी 2 एक, इसमें भी ए बी, इसमें भी ए बी, इसमें भी ए बी, इसमें भी ए बी। ठीक है, ये आपको और अच्छे से तब समझ में आएगा जब मेंडलीव का आवर्त सारणी कहीं फोटो वोटो मोबाइल में या फिर कहीं भी आपके बुक में, 10वां केमिस्ट्री के बुक में होगा, इसको खोज के आगे में रख लीजिएगा ना, तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, बुक में होगा तो उसको खोज के आगे में रख लीजिए, आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। अब देखिए इसमें 7 तक था 2 गो, तो कितना हुआ 7 दूना 14, और 8वां में था 3 गो, तो कितना हो गया 17। तो वर्ग की संख्या कितना था 17, और आवर्त की संख्या 6 था, कितना था 6। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 9, कितना मिलेगा 9। ये किसका था, मेंडलीव की आवर्त सारणी। क्लियर। नेक्स्ट समझिएगा, इसका आवर्त सारणी का एक क्वालिटी और था, एक क्वालिटी और था कि इन्होंने क्या देखा कि एक ग्रुप पे छोड़ दिया था लास्ट में, बाद में इसके बाद मेंडलीव के आवर्त सारणी के बाद अक्रिय गैस का खोज हुआ। किस गैस का, अक्रिय गैस का खोज हुआ, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनॉन, आर्गन कुल मिला रेडॉन, ये सभी गैस का खोज हुआ। जब अक्रिय गैस का खोज हुआ तो मेंडलीव के आवर्त सारणी की विशेषता ये थी कि इसको इधर जाके एक नया ग्रुप बना दिया, इसको इधर लाके एक नया ग्रुप बना दिया, और इसको इस सबको इसमें डाल दिया, इस सबको इसमें डाल दिया। अब देखिए 17 उधर था, एक और इसमें डाल दिया। अब ग्रुप की संख्या कितनी हो गई 18। अब कितनी हो गई 18। 17 पहले था, एक लास्ट शून्य ग्रुप अक्रिय गैस के लिए अलग से बना दिया, ये कितना हो गया 18। तो 6 इधर था, अक्रिय गैस के लिए एक और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7। इसीलिए बुक में आपको 7 मिलेगा, 18 मिलेगा, 7 और 18। क्लियर। इसमें कोई दिक्कत हुआ नहीं। न्यूलैंड वाला में क्या हुआ था कि जब नया अक्रिय गैस खोज हो गया तो पगला गया, उसको जगह नहीं मिला था, लेकिन ये रूम छोड़ दिया था, आइए आए खोज होगा तो यहाँ आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो शिफ्ट हो गया था, यहाँ तक इसको कोई दिक्कत नहीं हुआ था। बहुत दिन तक इसका नियम चला, इसके नियम में कोई दिक्कत नहीं हुआ, बहुत दिन तक इसका नियम चला। ठीक है। बाद में समस्या ये होने लगा कि वैज्ञानिकों ने खोज, वैज्ञानिक तो होशियार होते हैं, नया नया खोज करना स्टार्ट करते हैं और नियम गलत होता है, पढ़ना हम लोग को पड़ता है। अब नया नया वैज्ञानिक और आएगा, वो समस्थानिक का खोज कर देगा। किसका, समस्थानिक का। समस्थानिक के बारे में आपको परमाणु अणु चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। जैसे हम कार्बन की बात करें, 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 14। अब एक कार्बन ऐसा है जिसका द्रव्यमान 12 है, एक कार्बन ऐसा है जिसका द्रव्यमान 14 है, लेकिन परमाणु संख्या दोनों का सेम है, कार्बन 6, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, एक का 12 है, एक का 14 है। अब इसके दिमाग में आ गया कि 12 नंबर के जगह पर किसको डालना है। मैंने 12 नंबर में कार्बन, जैसे 12 द्रव्यमान 12 है तो यहाँ पे कार्बन लिख देंगे, इसके बाद ये 14 है तो फिर तो कार्बन ही आ जाएगा, तो दो जगह पर क्या आ जाएगा कार्बन, मैंने यहाँ भी कार्बन है इसके बाद भी कार्बन। नहीं समझ में आया होगा, आपको समझ में नहीं आया होगा। हम देखिए, हम ये बोल रहे हैं कि सबसे कम द्रव्यमान हाइड्रोजन का है, जिसको हाइड्रोजन का द्रव्यमान लिख दिए। उसके बाद लिथियम है तो लिथियम लिख दिए। उसके बाद आपका बेरिलियम है, बेरिलियम लिख दिए, फिर बोरॉन लिख दिए। फिर कार्बन लिखेंगे तो कार्बन 12 वाला लिख दिए, मैंने कार्बन का द्रव्यमान 12 था तो 12 लिख दिए। नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 पॉइंट कुछ होता है, लगभग 15 के आसपास होता है, तो उसके बाद कार्बन का 12 होता है, तो पहले आएगा कार्बन, फिर आएगा नाइट्रोजन, आएगा ना। लेकिन एक कार्बन और मिला जिसका द्रव्यमान 14 था, तो इसको कहाँ रखेंगे हम, 12 वाला तो लिख दिए, अब 14 वाला को कहाँ रखेंगे, नाइट्रोजन से पहले, तो एक कार्बन यहाँ पे और 14 लिखना पड़ेगा। अब एक कार्बन एक क्यों है, लेकिन दूसरी जगह लिखा रहा है, यहाँ भी लिखा रहा है, यहाँ लिखा रहा है। अब जब ये यहाँ लिखाएगा तो इसका गुण मिल रहा था यहाँ वाले से, नाइट्रोजन का गुण कहाँ मिल रहा था, नाइट्रोजन का यहाँ ओरिजिनल में तो ये था, इसका गुण तो यहाँ वाले से मिल रहा है। लेकिन जब कार्बन यहाँ पे आ जाएगा तो इसका गुण कार्बन से मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसका रूल यहाँ पे फ्लॉप हो जाएगा। बहुत दिन तक चला, लेकिन जब समस्थानिक का खोज हो गया
तो इसके आवर्त सारणी में समस्थानिक के लिए कोई जगह ही नहीं थी, समस्थानिक के लिए कोई जगह ही नहीं था। जब समस्थानिक का खोज होना शुरू हो गया तो इसका नियम अवगत होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन जो होते हैं वो धातु की तरह भी काम करते हैं। मैंने कभी कभी ये धातु से अभिक्रिया कर लेते हैं, कभी कभी अधातु से भी अभिक्रिया कर लेते हैं। जैसे Cl के साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं, ये बनाते हैं HCl। कभी कभी ये आपको क्या बोलते हैं ऑक्सीजन से भी अभिक्रिया कर लेगा, क्या बनेगा H2O। तो कभी कभी एक काम करते हैं, एक अणु काम करता है, कभी कभी इसका दो अणु काम करता है, कभी कभी एक अणु काम करता है, कभी कभी दो अणु काम करता है। कभी कभी ये हाइड्रोजन धातु से भी अभिक्रिया कर लेता है, कभी कभी ये धातु से भी अभिक्रिया कर लेता है। धातु से अभिक्रिया करने का मतलब जैसे आपको सोडियम से भी अभिक्रिया कर लेगा, ये बन जाएगा सोडियम हाइड्राइड। क्या बन जाएगा सोडियम हाइड्राइड। अब समस्या इसके पास ये था हाइड्रोजन को रखे कहाँ, एक में रखे धातु वाला गुण के साथ रखें कि अधातु वाला गुण के साथ रखें। मैंने एक बार जब धातु से अभिक्रिया किया तो ये सोडियम धातु H अधातु, तो मैंने एक बार इसके साथ अभिक्रिया किया तो अधातु के रूप में बन गया। एक बार क्लोरीन के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो ये क्या अधातु, ये क्या बन जाएगा धातु। तो हाइड्रोजन धातु की तरह भी काम कर रहा था और धातु की तरह भी काम कर रहा था। अब मेंडलीव पगला गया, इसको हम रखे कहाँ। अगर धातु के साथ रखेंगे तो धातु वाला बुरा मान जाएगा, और धातु के साथ रखेंगे धातु वाला बुरा मान जाएगा, इसलिए उसको कहीं रख भी नहीं किया, उसको अलगे रूप में रख दिया, उसको अलगे रूप में रख दिया। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं हो पाया। क्लियर, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, मेंडलीव के आवर्त सारणी में समस्थानिक का जगह फिक्स नहीं हो पाया। तो ये सभी त्रुटियां होने के कारण इसका नियम में कुछ चेंज आएगा और नया वैज्ञानिक आएगा मोस्ले साहब, वो इसको हल्का सा चेंज करके सब कुछ इसका सही कर देगा और यही कहलाएगा आधुनिक आवर्त सारणी। जो वर्तमान में अभी जो पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसका पढ़ रहे हैं, मोस्ले का। किसका, मोस्ले का। तो मेंडलीव तक क्लियर हो गया है, बाकी इसका अगले चैप्टर में हम लोग अगले क्लास में इसको क्लियर करेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो अब ध्यान रखिएगा, इसको लेकर याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी किसके आवर्ती फलन होते हैं, द्रव्यमान के। मेंडलीव की आवर्त सारणी के समय तत्व की संख्या थी 63। मेंडलीव के जिस तत्व का भविष्यवाणी किया था उसका खोज हो गया। एका बोरोन के लिए एका स्केडियम आया, सॉरी एका बोरोन के लिए स्केडियम आया, एका एल्युमिनियम के लिए गैलियम आया, एका सिलिकॉन के लिए जर्मेनियम आया। ये आपका तीनों क्लियर, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या क्या चीज नहीं कर पाया, हाइड्रोजन का जगह फिक्स नहीं कर पाया, समस्थानिक का जगह फिक्स नहीं कर पाया। ओके, समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, कल हम इसके आगे टॉपिक क्लियर करेंगे। ओके, बाय।